हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोग रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस एंड फंक्शन के टाइप्स के बारे में, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें। काफ़ी बड़ा है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है यह। तो चलिए अब शुरू करते हैं लेसन को। देखिए दोस्तों, सबसे अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका नाम है डोमेन। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, बस हल्का सा समझना है, एकदम आराम से आप समझ जाइएगा। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है तो एकदम ध्यान से समझना हम लोग को। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ एलिमेंट को लिए थे और क्या किए थे, उसमें कंपेयर किए थे, मैच किए थे कि कितना यहाँ पर मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर में कितना एलिमेंट शामिल था। तो हमने देखा था यहाँ पर 1 2 3 4 ही एलिमेंट यहाँ पर शामिल थे ऑर्डर्ड पेयर में। ये आप याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला शुरुआत करते हैं डोमेन से। ठीक है, क्या होता है डोमेन? तो सपोज दैट, मान लीजिए कि एक सेट हमने लिया ए और उसका जो एलिमेंट है वो हमने मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको समझने के लिए। ठीक है, और एक सेट भी हमने ले लिया, इसमें ले लेते हैं एलिमेंट 2 4 6 8 और 10 ले लिया हमने। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। सब चीज दिख रहा है अच्छे से? तो यहां पर एक खाना बनाया उसका और एक खाना यहां पर बनाया। इसका नाम सेट ए है ना, और इसका सेट बी है। इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें 2 4 6 8 10। ठीक है, तो भाई ये तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो डोमेन कैसे समझेंगे? कौन है डोमेन, कौन है कोडोमेन, कौन है रेंज? ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन पर आते हैं। देखिए, डोमेन उसी को कहते हैं जो हमारा सेट ए, यानी कि जो पहला सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो अगर ऑर्डर्ड में है, अगर वो ऑर्डर्ड में है तभी हम उसको कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, तभी हम लोग उसको कोडोमेन कहेंगे। जैसा कि ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने ये चीज पढ़ा था ना दोस्तों, याद करिए। इसमें हमने देखा था कि ये भाई 1 ऑर्डर्ड में है, 2 ऑर्डर्ड में है, 3 ऑर्डर्ड में है, 4 ऑर्डर्ड में है। तो ये सब एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड में था, लेकिन क्या हुआ कि जो 5 है वो नहीं मैच किया, तो वो ऑर्डर्ड में नहीं है, तो ये डोमेन नहीं ना हो पाया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेट ए आप देख रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट डोमेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कब होता है, वो कब डोमेन होता है? वो तभी डोमेन होता है जब वो ऑर्डर्ड पेयर में हो। ऑर्डर्ड पेयर याद रखिएगा, वो तभी होगा जब वो ऑर्डर्ड पेयर में हो, तभी वो डोमेन होगा, वो डोमेन होगा। अब आए समझ में? तो वो डोमेन में सबसे पहले आते हैं और उसका आपको लिखवा देते हैं, समझिएगा बात को। कोई भी सेट क्या मतलब कि सेट ए मतलब कि पहला जो सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, कब? इन ए रिलेशन को आप आर लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में, 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 ठीक है, बार बार दोहरा दिए इसलिए आपके माइंड में बस चढ़ जाए, यही मेरा काम है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, सेट ए से सेट बी में अगर हो जाए तो उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा सेट ए आपका डोमेन हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, साफ साफ बात, ठीक है, हो गया, यही चीज था। इज कॉल्ड डोमेन। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कोडोमेन का। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है, ठीक है। कोडोमेन उसी को कहते हैं जो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है, होल एलिमेंट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। लिख दीजिए इसमें द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। आया समझ में? सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग रेंज पर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जबकि ये बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो रेंज किसको कहते हैं भाई? सीधा साधा बात है कि सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। याद है हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? ये बता रहे हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8 को हम लोग इमेजेस कहते हैं, याद है ना। तो यही आपका दोस्तों क्या है? रेंज है। 2, 4, 6, 8 क्या है? रेंज है। आया समझ में? सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। आगे समझ में? देखिए, मान लीजिए यहां पर 1 और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से इमेज कौन है? जो 2 है वही आपका इमेज है, ठीक है। आ गया ना समझ में? और इस तरह से लिखिएगा इसको कि द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। आया समझ में? अब देखिए इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। रेंज किसको कहते हैं दोस्तों? रेंज याद रखिएगा कि जो कोडोमेन है, यानी कि सेट बी क्या है? कोडोमेन ही ना है, ठीक है। तो उसी से मैच करता है, उसी से मैच करता है, यानी कि जो रेंज है वो कभी भी याद रखिएगा सेट बी के अंदर ही रहेगा। जो भी ऑर्डर्ड पेयर में है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे ये देखिए 2, 4, 6, 8 क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में था, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। आगे समझ में? क्लियर है सब चीज बढ़िया से? आगे ना समझ में दोस्तों? तो इस चीज से आप लिख दीजिएगा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो हमने जो इतना मेहनत किया डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने में, अब कुछ इसी से रिलेटेड कोई सवाल को बनाते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पर सवाल दे रहे हैं और उसको देख के बताइए कि उस सवाल में, उस क्वेश्चन में कोडोमेन कौन सा होगा भाई, डोमेन कौन सा होगा और रेंज कौन सा होगा। तो वो सवाल क्या है? मान लीजिए एक सवाल है, उसका नाम है R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू क्या, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है वो हम लोगों ने A क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस A, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था,
ठीक है। तो अब रिलेशन कहां से आ गया? देखिए दोस्तों, जो भी आप देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ढेर सारा एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट ए देखे थे, एक सेट बी देखे थे। इसमें अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 4 × 5 आप करते हैं तो हो जाएगा 20, यानी कि इसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, वो बनेगा 20 पीसेस बनेगा ना, 20 पेयर बनेगा, है कि नहीं। तो उसी में से कुछ कुछ छाटा जाता है रिलेशन को। अब वो रिलेशन कैसे छटनी होता है, कैसे छाटा जाता है? तो देखिए, रिलेशन बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 मिनट में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो 8 टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग सुने होंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या आपका इधर हो गया आपका यूनिवर्सल, एम्प्टी, ठीक है, इस तरह का रिलेशन। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि जो लिखने वाले क्वेश्चन है वो किस तरह का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज दैट हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये रिलेशन है, मान लीजिए कि 1 1 ले लिए, 2 3 और 4 6 और 5 7, ठीक है। अब उसी में से जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है ना, उसी में से हमने कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर को उठा करके लिख दिया, सपोज दैट लिख दिया हमने, ये भी एक तरह का रिलेशन ही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट था, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को देख करके बताना है कि इसमें से डोमेन कौन है, फाइंड डोमेन। तो आप जानते होंगे, अभी हम तुरंत पढ़ाए थे आपको, डोमेन और रेंज आपको बताना है, ठीक है। तो डोमेन कौन सा होता है, याद रखिएगा कि जो सेट ए है, यानी कि जो पहला सेट है, पहला एलिमेंट, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो किससे ऑर्डर रखता है, किससे ऑर्डर रखता है, किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेकेंड वाले सेट से, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो पहला वाला सेट होगा वो क्या होता है, क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा जो डोमेन है, अभी हम आपको डायग्राम बना करके भी दिखाएंगे, इसमें जो डोमेन निकल करके आएगा वो आपका 1 आ जाएगा, 2 4 5, 1 2 4 5, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। और रेंज कौन सा होगा जी, बताइए। देखिए, रेंज जो है हम आपको बताए थे कि रेंज कहां पर होता है, रेंज होता है सेट बी में, ठीक है, यानी कि जो दूसरा सेट दिया हुआ है वही आपका रेंज होगा। जैसे कि देखिए, हम आपको बताए थे ना कि ये जो है डोमेन होता है और इसी में से आप क्या निकालते हैं, रेंज। तो रेंज कैसे निकलता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, सेट ए से जो भी मैच करेगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में हो रहा है उसी एलिमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये सब तो ऑर्डर्ड पेयर में है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका जो है 1 3 6 7 जो है वो हो जाएगा क्या, 1 3 6 7 हो जाएगा रेंज। और हम आपको बताए भी थे कि रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। तो कोडोमेन कौन सा होता है, सेट बी ही ना होता है, हम आपको बताए भी थे कि सेट बी जो है वो कोडोमेन होता है। तो हम लोग रेंज इसी से निकालेंगे, ठीक है, सेट बी वाले पार्टी से। अब आगे समझ में दोस्तों, यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से, सेट ए सेट बी, और इसमें 1 2 4 5 था, 1 2 4 5 लिख दीजिए, और इसमें 1 3 6 1 3 6 7। हमको एकदम कंफर्म पता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत मेन है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन, ओके। फिर उसके बाद यूनिवर्सल पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फिर इनवर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा 3 मेन आएगा, कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तीनों को आप समझ जाएंगे तो
इक्विवेलेंस भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इस वीडियोस में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से, और पहला टॉपिक है वो हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग नल रिलेशन भी कहते हैं और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन से आप क्या समझते हैं? एम्प्टी मतलब साफ साफ बात है कि भाई खाली, ठीक है, कुछ नहीं, जहां कुछ ना हो उसी को हम लोग एम्प्टी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया। अब इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सब चीज आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा सेट जिसके अंदर आप कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं ना, तो मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हैं कोई भी सेट में, तो उसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट सबसे पहले कंसिडर करिए एक सेट को, कंसिडर ए रिलेशन आर इन सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 है। अब आप बोलिएगा कि भाई 1 2 3 क्यों लिख दिए? अभी तो आप बताए थे कि आप नहीं लिख पाए तो उसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, 1 2 3। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है इसी क्वेश्चन के साथ ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए एक रिलेशन है R इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी जो है वो क्या है? ए बी जो है वो एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसी को आप सेट ए को सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा ना 1 1 1 2 इस तरह से। तो जो 1 1 आएगा, जो 1 2 आएगा, वो उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से, यानी कि जो मान लीजिए यहां पर रफ में सीखिए इस तरह का आता है, मान लीजिए 1 2 आता है, तो ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है। ये चीज क्लियर हो गया इस तरह से। तो ए बी जो है सच डैट, इसको हम लोग सच डैट कहते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं। मान लीजिए एक ये कंडीशन है। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्टी रिलेशन को क्या ये फॉलो कर रहा है, आपको ये बताना है, साफ साफ बात। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए, यानी कि ए का जो वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3, वो आप लिख दीजिए, बीच में क्रॉस, फिर 1 2 3 लिख दीजिए। अब इसका तो आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने बहुत बार बताया है कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो 1 1 निकल गया, 1 2 निकल गया, और 1 3 इसी तरह से आप निकालिए। ठीक है, 2 2 और 2 3, और हो जाएगा इधर 3 1 3 2 3 3। अब चेक करना है कि क्या हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा हमने। तो हमने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 3 जा 9। क्या हमने 9 पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ बिल्कुल हमने सही लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है वो A है और ये क्या है? B है। ये A B है, ये भी A B है। अब कंडीशन यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे पास कि क्या ये कंडीशन बताइए कि एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो हाँ ये जो सेट है वो एम्प्टी रिलेशन है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 बोल रहा है। ठीक है, ये a है, ये क्या है? b है। अब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या ये 10 आ रहा है? तो देख रहे हैं बिल्कुल भी 10 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें भी 10 नहीं आ रहा है। इसका हाईएस्ट यहाँ पर वैल्यू है 3 + 3 भी ऐड आप करते हैं तो आ जाएगा कितना? 6। तो हमने देखा कि इसका हम लोगों ने सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था और इसमें से जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हैं कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ऊपर दिए हुए कंडीशन को।
नहीं ना फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये जो है इसमें हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर मैच नहीं कर रहा है, हम ला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो जिस रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं निकाल पाए, उस रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। आ गया समझ में? तो इसको कैसे आप डिफाइन करिएगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसमें जो है कोई भी रिलेटेड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए ले रहे हैं, तो सेट ए और सेट ए को अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसमें से उसका कोई भी एक भी एलिमेंट अगर दूसरे वाले सेट से रिलेट नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से लिखिएगा दोस्तों? डेट इज रिलेशन इज इक्वल टू फाई। याद करिए, हमने बताया था शुरू में कि फाई को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, R इज एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, R इज एन एम्प्टी रिलेशन। याद रखिएगा, R इज इक्वल टू फाई से इसको डेनोट करते हैं। ठीक है, तो R इज एन एम्प्टी रिलेशन। आ गया समझ में दोस्तों? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सेट पर निर्भर करता है कि वो रिलेशन एम्प्टी होगा या नहीं। सेट पर निर्भर करता है कि वो रिलेशन जो है वो एम्प्टी होगा या नहीं। अब आया समझ में? आ गया ना? तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जिस रिलेशन में जो भी आपको रिलेशन दिया गया है, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, ठीक है, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, तो वो जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन कभी भी नहीं होगा। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, दो नन एम्प्टी, इसलिए तो उसको बोलते हैं दो नन एम्प्टी सेट। ठीक है, तभी ना हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी एम्प्टी रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होता है। आगे समझ में कुछ जानकारी आपको मिला होगा, कुछ क्या बहुत मिल गया होगा। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की ओर। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को अगर मिला दे तो ये किस में आता है? ट्राइवियल रिलेशन में। ठीक है, ट्राइवियल रिलेशन में ये दोनों रिलेशन आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि जो भी आपको दो गिवन सेट दिया गया है, चाहे वो सेट ए, सेट बी, चाहे वो सेट ए ही दिया गया है या सेट ए ही दिया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी कि आपके पास कम से कम दो सेट रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सेट ए हो, चाहे इधर भी सेट ए हो, चाहे वो सेट ए हो, इधर सेट बी हो, या पी क्यू इस तरह का सेट हो। ठीक है, दो सेट दिया गया है और वो दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से अगर रिलेटेड में है, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं, आ रहा समझ में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां साफ साफ हम आपको ये बात बताए थे कि इसमें जितना भी एलिमेंट है वो आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। 1 जो है वो 4 से बनाएगा, 1 जो है वो 5 से, 1 से 6 से, इस तरह से, यानी कि वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल भी
कि यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने ए क्रॉस ए निकाला था ना, ए क्रॉस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ठीक है, इस तरह का जितना भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि दोनों सेट जो है वो नन एम्प्टी होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ दोस्तों। तो इसमें बात यही है कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में बन रहा है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में। जब रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब रिलेशन के बराबर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। R इज इक्वल टू आप A क्रॉस A भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू आप A क्रॉस B, चाहे P Q M N S T जो भी लिखना चाहते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आपके पास दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे समझ में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन को किस तरह से डेनोट करते हैं, देखिए R और इधर U रहेगा, सॉरी U इस तरह का, ठीक है, काट देते हैं इसको, और R इधर U लिख दिए, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां भी इस तरह का आपको सिंबल दिखे उसको आप कहिएगा कि ये भाई यूनिवर्सल रिलेशन है। आगे समझ में। अभी तक हमने दो रिलेशन के बारे में पढ़ा, एक एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हुआ कुछ कुछ। अब इसी पर आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह का यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेट ए ले लिया, ठीक है, 1 2 ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग फिर समझ ही जाएंगे। 3 और 4 ले लिया हमने, तो इसमें जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, पता ही है किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर A क्रॉस B हमने निकाला बहुत ही इजी वे में, 1 से 3 में, ठीक है, 1 3 1 4 और 2 3 और 2 4, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ना। तो क्या इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं? बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल यूनिवर्सल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि वो रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो लिख दीजिए इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहे हैं, मात्र एक एग्जाम्पल और सीखने के लिए। ठीक है, जितना हम लोग डीप सीखेंगे उतना हम लोग का बेस मजबूत होगा। सपोज दैट, मान के चलिए कि एक हम कंसिडर्ड करते हैं, कंसिडर्ड ए रिलेशन। ठीक है, कंसिडर्ड ए रिलेशन, मान लीजिए उस सेट का नाम लिख दिए, सेट ए इज इक्वल टू, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट लिख लिया और उसी के साथ एक रिलेशन लगा दिया। कौन सा ये रिलेशन है? इसमें हमने लिख दिया कि A और B जो एलिमेंट है, ये तो पता ही होगा कौन क्या होता है, A और जो B है वो सच दैट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और एक लिख दिया A माइनस B, यानी कि मॉड A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, कंफर्म है कि कभी भी अगर कोई भी रिलेशन के अंदर मॉड A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, कितना भी आप कोशिश करिएगा वो 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो भी इंटीजर यहाँ पर लिखिएगा वो शुरुआत करिएगा 1 2 3 4 से ही शुरू करिएगा। ठीक है, तो आप कितना भी कोशिश करिएगा वो 0 से बड़ा ही होगा या तो फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
सेट ए, जैसे यहां पर सेट ए है ना, और सेट ए में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसमें जितना भी एलिमेंट है, कोई सा भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, वो R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, आगे समझ में, यही था, एकदम सिंपल सा भाषा में हम यही कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर जो है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो हम आपको एक सिंपल सा भाषा में कहना चाहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी यहां पर अगर एक एलिमेंट का नाम रखिए, मान लीजिए ए रखते हैं, तो उसके बगल का जो एलिमेंट है यानी कि जो बी के स्थान पर लिखाता है, तो यहां पर भी ए ही लिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी इमेज है, जैसे मान लीजिए ये मेरा चेहरा है, ठीक है, अगर यहां पर छप जाए, जस्ट टू जस्ट छप जाए, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ही इमेज दे देता है। ठीक है, अगर ए रखे हैं तो यहां पर ए रहना चाहिए, अगर बी रखे हैं तो यहां पर बी होना चाहिए, अगर 1 रखे हैं तो यहां पर भी 1 ही होना चाहिए, अगर 2 रखे हैं तो 2 ही होना चाहिए, अगर यहां पर कुत्ता बना दिए, ठीक है, तो यहां पर कुत्ता ही रहना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट ही कुत्ता हो, जो भी। तो आइडेंटिटी रिलेशन अब ऐसे आया समझ में। ठीक है, कि जो भी आप एक एलिमेंट यहां पर रखते हैं उसी का इमेज यहां पर छप जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब यहां पर सेट कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, अब आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा ए 1 1 2 2 कब आएगा, कब आएगा दोस्तों, कब आएगा? जब हमारे पास जो सेट है, सपोज दैट, ध्यान से सुनिएगा, जो सेट है हमारे पास दिया हुआ, एक मान लीजिए सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट रखे, तो क्या हमें यहाँ पर 3 4 5 6 रखना अच्छी बात है क्या, या रखना चाहिए? तब क्या आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ही समझिए कि अगर 4 5 6 रखते हैं सपोज दैट, और इन दोनों में अगर रिलेट कराते हैं, तो 1 का 4 के साथ हो जाएगा, तो 1 4 आ जाएगा ना, फिर 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। तो हम आपको बताए थे क्या कि आपको जो है कैसा लाना है, 1 1 लाना है, 2 2 लाना है। तो साफ बात यही है कि आपको यहां पर दूसरा तरफ जो सेट रहेगा वो किस तरह का रहेगा, जो भी सेट ए के अंदर जैसा एलिमेंट है वैसा ही एलिमेंट यहां भी रहना चाहिए, तभी आइडेंटिटी रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, अब तो हो सकता है ना कि 1 1 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ हो जाएगा रिलेट, 3 3 के साथ रिलेट होगा। आया समझ में? आया ना समझ में? तो ऐसा अगर आपके पास एलिमेंट है, उसका पेयर है, तो आप उसको आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। अब बात आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप ही सोचिए दोस्तों, अगर हम 1 1 के साथ तो लगा देते, या 1 2 के साथ लगाते, फिर 1 3 के साथ लगाते, तो क्या देखिएगा ध्यान से, क्या 1 2 आइडेंटिटी रिलेशन में शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा शामिल। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या बताए थे कि यहां पर आपको वैसा एलिमेंट को चूज करके लिखना है जो आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ रिलेट होगा। आया समझ में? दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम रहने चाहिए, चाहे आप इसको सेट ए मान लीजिए, चाहे आप सेट बी ही मानिए, लेकिन इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सेट ए के हिसाब से ही रहना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। आया समझ में? तो इसमें 1 2 नहीं होगा, इसमें 1 3 भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, इसमें कौन होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। ठीक है, लिख देते हैं, 2 2 होगा, 3 3 होगा।
इसी तरह से आपको चूज करना है। आ गया समझ में? आया? अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे आइडेंटिटी रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब भी आइडेंटिटी रिलेशन, द आइडेंटिटी बता रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। पहली तो बात यह कि ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो कैसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए? 1 1 के फॉर्म में, 2 2 के फॉर्म में, 3 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां आपको लिख के दिखा रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट है, यानी कि मान लीजिए ए बी लिख दीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये ए है या बी है, तो इसका जो एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? हम यहाँ पर ए क्रॉस ए लिए थे ना सेट ए क्रॉस ए। तो उसका जो सच डैट बता रहे हैं, सच डैट कैसा होना चाहिए? ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग देख भी रहे हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है ना। जैसे मान लीजिए ए की जगह पर 1 है तो बी की जगह पर भी 1 है। इसमें भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो ये फॉलो करेगा। अगर ये आप जहां भी देखें इस तरह का रिलेशन, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। आ गया समझ में? सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी आप आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट कैसे करिएगा? आई, फिर यहां पर ए रहेगा। ठीक है, इस तरह का जहां भी आपको सिंबल देखने के लिए मिलेगा, आप उसको कहेंगे क्या? ये भाई आइडेंटिटी रिलेशन है। आ गया समझ में? आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी चीज को लिख रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप से। और यहां पर सच डैट इसको भी कहते हैं। ठीक है, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू ए है, यानी कि सेट ए है। आ रहा है ना समझ में? और एंड लिख दीजिए कि ए के बराबर बी है। क्लियर? हाँ भाई, ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और ये आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो आ गया ना समझ में दोस्तों कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अगर कोई भी रिलेशन आपको अगर ऐसा दिखता हो, सपोज डैट 1 1 2 2 3 3 ए ए बी बी, इस तरह का रिलेशन जहां भी देखने के लिए मिले, तो आप इसको कह दीजिएगा कि ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है। आगे समझ में? कोई भी एलिमेंट, कोई भी जैसे यहां पर एलिमेंट है, ठीक है, उसी के जैसा इमेज आ जाए, ठीक है, उसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा, एलिमेंट गिव्स इमेज ऑफ इटसेल्फ। एलिमेंट गिव्स इमेजेस इटसेल्फ। उसी का इमेज जो है वो छप जाता है। 1 का इमेज 1 छप जाएगा, 2। बहुत इजी था दोस्तों, आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनवर्स है। इनवर्स से आप क्या समझते हैं कि किसी का कोई भी, जैसे कि पावर में -1, ठीक है, लगता है बच्चा लोग खेलने लगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं इनवर्स रिलेशन का। तो 4 नंबर है ना, ये 4, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो आपने ए इनवर्स पढ़ा होगा, ठीक है, या बहुत सारा इनवर्स पढ़ा होगा कोई भी चीज का। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन का, तो रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इनवर्स का मतलब आपको बताए भी थे कि पावर में -1 लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आर इनवर्स कहते हैं। ठीक है, आर टू द पावर -1 अगर जहां भी आपको देखने के लिए मिले, आप उसको कहिएगा क्या कि वो इनवर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं कि इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं। बहुत इजी है, एकदम बहुत ही इजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेट ले लिए, उस सेट का नाम है ए और उसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरी तरफ सेट बी हमने ले लिया
उसके अंदर है 4 5 6, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो R निकालना पड़ेगा, यानी कि R मतलब रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए और इसका जितना भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर आ रहा है, जैसे 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इस तरह से हम लोग जो निकालते थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें से आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1 2 1 1 जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर A क्रॉस B नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसमें से इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इधर 1 1 नहीं होगा, 1 के साथ 4, मान लीजिए 1 4 ले लिया हमने, और 2 5 या तो 2 4, इसी तरह से कुछ भी रैंडमली हमने उठा लिया, ठीक है, जो कि हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर में से कुछ पूरा नहीं उठा रहे हैं लेकिन कुछ ले रहे हैं, ठीक है। और 3 6 ले लीजिए या 3 5, जो भी जिस तरह से अच्छा जो भी सुटेबल है वो हमने ले लिया, ठीक है। ये बिल्कुल भी A क्रॉस B के बराबर जैसा नहीं लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये रिलेशन को कुछ लिया है इसी में से जो कि मिलता जुलता है। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि R इनवर्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर R है, इसका जो भी एलिमेंट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। जो भी एलिमेंट है अगर A के जगह पर आप B रख दें और B के जगह पर A रख दें, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको घुमा दें या रिवर्स कर दें, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, या इसको उल्टा कर दें, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, यानी कि 4 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 2 लिख दीजिए। तो इनवर्स अगर आपको निकालना है तो जैसे ही ये लगेगा पावर, तो ये जो रिलेशन था वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले A और B लिखते थे ना, अब लिखाएगा B और A, ठीक है। 4 1 5 2, बहुत सिंपल सा था, बस यही आपका इनवर्स है, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। और इधर 5 और 3 हो गया, इसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं। आगे समझ में दोस्तों, आ गया ना। जो भी एलिमेंट दिया गया है उसका उल्टा लिख दिए, यानी कि जो प्लेस पर था उस प्लेस से हटा के इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, यानी कि इंटरचेंज हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसी को आप लोग R इनवर्स कहिएगा। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक रिलेशन लेते हैं। सपोज डैट हमने एक आपको R इनवर्स करके दिखाया। एक और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिए, R इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि जो एलिमेंट है हमने आपको बताया था ना कि हरदम A और B लिखते थे ना, अब जो है इसको घुमा दिए हैं, यानी कि रिवर्स कर दिए हैं। तो B इधर था तो B इधर ले आए, A इधर था तो A इधर ले आए, ठीक है, इधर से लिख दिया इसको, और सच डैट लगाए A और B जो है वो बिलोंग्स टू किसके हैं, रिलेशन के। यानी कि जो हमारा रिलेशन था ये R, देख रहे हैं ना, था ना, उसको हमने क्या किया कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा क्या, इंटरचेंजिंग कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। ये आपका क्या है, एक R इनवर्स है, यानी कि इनवर्स रिलेशन इसको आप कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत इजी चीज था, बहुत इजी, शॉर्ट में क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि क्लास 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो अभी तक में इतना जो इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, वही आपका सबसे मेन है। वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। जो क्लास 12th मैथ में एनसीईआरटी में आप देखिएगा सबसे ज्यादा सवाल आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और तीनों रिलेशन आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक होता है, वो आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इक्विवेलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पांचवा टॉपिक है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस नाम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही है कि जो भी आपके पास सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट ए दिया गया है, ठीक है, उसमें जितना भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने ही से रिलेटेड हो, यानी कि अपने ही से मतलब अगर 1 है तो 1 से ही रिलेटेड रहेगा, 2 है तो 2 से ही रिलेटेड रहेगा, 3 है तो 3 से रिलेटेड रहेगा, 4 से है तो 4 से ही रिलेटेड रहेगा। उसका जितना भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उसका हर एक यानी कि एवरी एलिमेंट वो रिलेटेड रहेगा किससे? जो भी आपके पास सेट दिया गया है। अब बात ये आता है कि क्या हम सेट बी लिख दें यहां पर? तो अगर सेट बी लिखते हैं, इसके अंदर जैसे यहां पर 4 हमने लिख दिया, अब यहां पर 5 6 7 8 लिखते हैं सपोज दैट, तो क्या उसके साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए, हमने अभी बताया था कि जो भी यहां पर इसके अंदर एलिमेंट है उसके क्या होने चाहिए? एकदम सेम टू सेम डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। डबलेट्स का मतलब कि भाई 1 हमने लिखा तो हमको एकदम 1 1 चाहिए ही चाहिए, 2 2 चाहिए ही चाहिए, और 3 3 चाहिए ही चाहिए, और 4 4 भी चाहिए, और उसके अलावा जितना भी लिखा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेट ए में गिवन दिया गया है एलिमेंट, उससे रिलेटेड हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए पेयर में, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट दिया गया है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसका एलिमेंट रहना चाहिए? पहली बात तो एकदम सीख लीजिए, आप सेट ए से सेट ए में ही मल्टीप्लाई करिए, ये सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल होगा। अगर मान लीजिए सेट बी दे दिया जाता, उसके अंदर अगर डिफरेंट रहता ना एलिमेंट, तो हम उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि उससे होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं, कुछ दूसरा आ जाता, 1 5 आ जाता, 1 6 आ जाता। हाँ, अगर सेट बी रहता, अगर सेम टू सेम एलिमेंट अगर रहता सेट बी में भी, तब हम उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम यहां पर सेट ए का ही करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए। तो हम ये कह सकते हैं जरूर से कि हाँ भाई, अगर आप ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये एकदम बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें 1 1 भी आएगा, कोई ना कोई ऐसा चांस जरूर चलेगा जिसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। तो आप बोलिएगा कि 1 2 भी तो आएगा, 2 3 भी तो आएगा, 1 3 भी तो आएगा, 1 4 भी तो आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया था, हमें कोई मतलब नहीं है अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 आ जा रहा है, और उसके अलावा अगर 1 2 2 3 आ जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आने दीजिए, तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहेंगे। आया समझ में? आ गया? तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, 4 एलिमेंट है इसमें, तो आप जान रहे हैं कि अगर इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बना लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से बनाना है आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 एकदम सेम रहना चाहिए दोस्तों, दोनों में, दोनों सेट में एकदम सेम टू सेम एलिमेंट रहना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे रिफ्लेक्सिव, ये क्या नाम है, ए क्रॉस ए निकालना या ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है। तो 1 2 नहीं पहले 1 1 सॉरी दोस्तों, और इधर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 1 का तो चांस चल दिया पूरा, अब बारी है 2 का, तो 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद आ गया ये 2 का 2 2 3 2 4। आप इससे भी मैपिंग करके भी सीख सकते हैं, जैसे हमने 1 के साथ सबको किया ना, वैसे ही 2 के साथ भी करिए, 3 के साथ भी करिए, 4 के साथ भी करिए, ऐसे सीख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। और 2 का तो हो गया चांस, अब 3 का चलते हैं, 3 1 3 2, और इधर है 3 3, बस हो ही गया।
3 4, अब 4 का चलेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो गया। तो आपको अगर चेक करना है कि हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सही लिखा है, तो हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है और a क्रॉस a किया आपने, यानी कि 4 इंटू 4, तो 16 एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास मौजूद है। अब हमको बताना है कि इन एलिमेंट्स में क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन मौजूद है। तो हम आपको बताए थे ना कि कोई भी आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका क्या रहना चाहिए, सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 के साथ। तो अब देखिए इधर 1 1 है हमारे पास, और 2 2 भी है, और 3 3 भी है ना, एकदम आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर 4 4 भी है, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं, अगर ये मौजूद है तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का आए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। और क्लियर करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, थोड़ा सा डीप और सोचते हैं। सपोज डैट, मान के चलिए कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले, यानी कि तीसरे नंबर टॉपिक में आपने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव है थोड़ा थोड़ा मैच करता है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम वही अब खत्म करने वाले हैं कंफ्यूजन को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव में भी 1 1 2 2 3 3 सबके डबलेट्स तो मौजूद होते ही हैं, इसमें भी डबलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2। लेकिन ये दोनों में क्या अंतर है ना, कि अगर जैसे मान लीजिए 1 रखे तो सिर्फ 1 1 ही आना चाहिए, 2 2 ही आना चाहिए, जो भी मौजूद है वही रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि आप 1 1 लिख दिए, 2 2 लिख दिए, 3 3 लिख दीजिए, 4 4 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सब चलेगा। लेकिन बाकी भी अगर रख देते हैं तो भी चलेगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर आप ये सब रखते हैं, बाकी का जो फालतू एलिमेंट्स है, यानी कि जो काम का नहीं है, अगर रखते हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप सब रख सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 जितना है आपके पास सब आपको रखना पड़ेगा। और इसमें जो जो आपके पास दिया गया है एलिमेंट्स, उसका जस्ट टू जस्ट इमेज रहना चाहिए, साफ बात ये। अभी और हम लोग डीप से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ ना कुछ इसी में से, ध्यान से सुनिएगा, इसी में से कुछ कुछ क्या करते हैं कि रिलेशन को उठाते हैं, ठीक है, एक जगह लिखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से हमने उठाया, ठीक है, इसमें से हमने कोई एक R1 रिलेशन उठाया और एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हमने कि 1 1 2 2 3 3, ठीक है। चलिए ये तो डबलेट सब है मौजूद, एकदम सेम टू सेम है सबका, है ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है इसी में से ना उठाए हैं, इसी में से उठा हुआ है, 1 1 2 2 3 3, और 4 4 को हम यहाँ पर रहने दिए। तो आप ही बताइए कि क्या ये इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सब का डबलेट्स होना जरूरी है, ठीक है। 1 है तो 1 1 हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। 2 का भी 2 2 लिख दिया, 3 का भी 3 3 लिख दिया, लेकिन एक मिसिंग हो गया। कौन सा? 4 4 भी तो लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम नहीं लिख पाए, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन R2 मान लेते हैं, 1 1 रहता या 2 2 3 3,
जैसे ही 4 4 लिखाएगा आप समझ लीजिएगा फटाक से दम टिक मारना आंख बंद करके। अगर मान लीजिए इसके आगे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा जाए, सपोज दैट 2 1 लिख देते हैं या 3 1 3 2 जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लिख देते हैं तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जितना भी एलिमेंट था उसका हमने डबलेट्स लिख दिया, ठीक है ना, उसी के जैसा हमने लिख दिया। आ रहा ना समझ में? जो 1 से रिलेटेड था, जो भी एलिमेंट है वो आपस में ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने तो लिख दिया, 1 का भी लिख दिया, 2 का भी लिख दिया, 3 का भी लिख दिया, 4 का भी लिख दिया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और बाकी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अगर 2 1 नहीं भी रहता तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। आ गया ना समझ में? अब आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक हम लिखते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि R इज इक्वल टू लिख दिया हमने ए, ठीक है, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, यानी कि ये सेट है, ये आपका एलिमेंट है। ये चीज तो आपको पता होगा। जितना भी एलिमेंट है सेट में, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है सेट में वो क्या होगा, वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए, वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। आ रहा ना समझ में? ए के फॉर्म में, अगर बी लिख रहे हैं तो बी के फॉर्म में, ठीक है, बस यहां पर बी लिखा जाएगा। अब क्लियर है? रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं ना है? आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग 6 नंबर यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सिमेट्रिक का मतलब? देखिए कोई भी, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर तो समझ में आ गया ना? आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर हम बता रहे हैं आपको, उसका उल्टा भी मौजूद हो। यानी कि उल्टा मतलब जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर है यहां पर 1 2, ठीक है, और इसी ऑर्डर्ड पेयर का यानी कि एलिमेंट का उल्टा भी मौजूद हो। उल्टा मतलब कैसा कि उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1। याद है आपने आर इनवर्स थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद करिए। बस वही चीज है कि देखिएगा, पहले हम इसको यहां पर आपको बता रहे हैं कि आर इज इक्वल टू अगर आर इनवर्स हो जाए, ठीक है, कोई भी रिलेशन जो है वो आर इनवर्स के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे अब यहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जैसे यहां पर हमने 1 2 रखा था, तो इसी रिलेशन में इसके उल्टे भी मौजूद हैं। इसका उल्टा क्या होगा 2 1, 2 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, मौजूद है ना। और क्या हम 1 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप 1 को इधर रखिए चाहे 1 को इधर रखिए, बात बराबर ही आएगा, 1 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आप 1 3 रखे, अब आप बताइए क्या हम यहां पर रखेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3 1। कितना इजी था, बहुत इजी है ना दोस्तों ये चीज, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है जिसके हर एक एलिमेंट के उल्टा मौजूद हो उस रिलेशन में, तो आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। आगे समझ में? अब जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग कुछ यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ा था। जैसे सपोज डैट मान के चलिए कि अभी हमने क्या पढ़ा था, इधर देखिए, इसी में से कोई रिलेशन को उठा करके यहाँ लिखते हैं और उसी में से आपको बताना है कि क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। सपोज डैट हमने मान लिया एक R1 इज इक्वल टू, जल्दी लिखते हैं, मान लीजिए 1 1 है और 1 2 है
1 3 है, 1 4 है, ठीक है। और इसमें से बताना है आपको तो सिमेट्रिक है या नहीं। ऐसा करते हैं कि इसी रिलेशन में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन भी सीख जाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना, याद है रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ था कि हर एक एलिमेंट्स के डबलेट्स यानी कि उसी के जैसा एकदम रहना ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। इससे पता भी चल जाएगा कि कौन सा आपका सिमेट्रिक है और कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हमने अभी बताया था कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है आपके ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसके उल्टे भी होने चाहिए। तो 1 1 का उल्टा यहाँ पर 1 1 मौजूद है। 1 2 का उल्टा तो आगे देख रहे हैं कि 1 2 का उल्टा कहीं भी मौजूद नहीं है। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके कारण जो है पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे हो भी जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहीं पर हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि 2 1 कहीं भी मौजूद नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 होगा ना, तो आप बोल दीजिएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है ना क्या होता है। आपके पास हम कौन से क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, हम उस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, जो कि है नहीं, यहाँ पर नहीं ना है, दिख रहा है क्या, कहीं नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज डैट हमने और भी चीज ले लिया, 1 1 1 2 और 2 2, ठीक है। मान लीजिए ये ले लिया हमने और इधर 2 1 इस तरह से ले लिया हमने, और ले लेते हैं इधर 3 3। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब आपको पता ही है, एकदम सिंपल सा है चीज कि जो भी है उसके उल्टे भी होने चाहिए। तो 1 1 के उल्टे मौजूद है यहाँ पर, और 1 2 के उल्टे क्या है, तो हम देखिए यहाँ तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखा हमने कि यहाँ पर मौजूद है 1 2 के उल्टे यानी कि 2 1। तो हाँ भाई ये चीज ठीक है। अब 2 2 के उल्टे इसी में मौजूद है ना। 2 को इधर ले जाइए, चाहे 2 को इधर ले जाइए, होगा 2 2 ही, ठीक है। ये तो हो गया था जो कि इससे मैच खाया था, ठीक है। और 3 3 के उल्टे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या ये रिलेशन जो R2 है हमने जो माना यहाँ पर, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। बहुत इजी था, क्योंकि इसके जितना भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में है, वो उनके सब के सब उल्टे मौजूद हैं इस रिलेशन में, है ना मौजूद। इसके यहाँ पर हैं, इसके यहीं पर हैं, इसके यहीं पर हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, उनके सब के सब रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हमने यहाँ पर देखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बस एक नहीं है। कौन सा? 4 4 नहीं है। 4 4 नहीं है। अगर 4 4 होता तो हम रिफ्लेक्सिव में भी ताला लगा देते, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 4 मिसिंग है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आया समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं। ध्यान से सुनिए, एकदम आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और इधर 1 1 हमने ले लिया, 1 2 2 1 2 2 3 3। आप अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक तो 1 1 का उल्टा यहाँ पर है मौजूद, 1 2 का उल्टा यहाँ पर है मौजूद, 2 1 है ना दोस्तों, और 2 2 का भी उल्टा मौजूद है, और 3 3 का भी उल्टा मौजूद है, और 2 3 का भी उल्टा है क्या। तो देखिए यहाँ तक हमारा सब चीज ठीक चल रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब चीज ठीक चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 2 3 आ गया। अब 2 3 का उल्टा क्या 3 2 है? तो हम देख रहे हैं कि 3 2 कहीं भी मौजूद नहीं है। एक के कारण ये पूरा रॉन्ग हो गया, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चेक करते हैं
कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। 4 4 पता है ना क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेट में जो है 4 भी मौजूद है, ठीक है। जबकि यहाँ पर 4 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है सब चीज अच्छे से? अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने लिखा 1 1 1 नहीं 2 2 3 3 4 4। बहुत बच्चे के जैसा क्वेश्चन है। अब तो आप आराम से बता देंगे ना, बहुत इजी है। सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो 1 1 का उल्टा इसी में मौजूद है, 2 2 का उल्टा इसी में मौजूद है, 3 3 का उल्टा इसी में मौजूद है और 4 4 का भी उल्टा इसी में मौजूद है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास थे यहाँ पर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, समझ रहे हैं ना, उसके सारे के सारे उल्टे यहाँ पर मौजूद हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 1 2 3 4 सेट दिया हुआ था ना, सेट 1 2 3 4। अब इसी के डबलेट्स अगर मौजूद होंगे इस रिलेशन में तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगे। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मतलब कि जो सेट में गिवन दिए हुए थे एलिमेंट्स 1 2 3 4, उन सब के सब 1 2 3 4 के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, यानी कि एकदम जस्ट उसी से रिलेटेड मौजूद है। जो भी हमने यहाँ पर लिखा, जो भी हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखा जो कि सेट में दिया हुआ था, सेट ए में 1 2 3 4, उन सारे के सारे उसी के जैसा यहाँ पर डबलेट्स मौजूद है, ठीक है। आ गया ना समझ में? तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा सिमेट्रिक में और आते हैं। जैसे मान लीजिए, मान के चलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सिमेट्रिक है क्या वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं? कोई भी ऐसा रिलेशन क्या जरूरी है? देखिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए सिमेट्रिक जो है यहाँ पर है, ठीक है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है ना ये चीज। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों चीज है, रिफ्लेक्सिव भी मौजूद है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। आ रहा ना समझ में? तो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस तरह का है। अब तो आप पहचान सकते हैं ना कि कौन सिमेट्रिक है कौन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करने वाले हैं और आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको भी वाले हैं, ठीक है। 7 नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संक्रामक संबंध, ओके। तो क्या है जिस ट्रांजिटिव रिलेशन, क्यों इतना लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें? तो देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा बात करेंगे हम, एकदम सिंपल सा। कोई भी आपको रिलेशन दिया गया है, कोई भी एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ है, ठीक है। वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला हुआ है। तो उस रिलेशन में ए बी होना चाहिए, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ए बी क्या है, बी सी होना चाहिए। अगर उस रिलेशन में, ध्यान से सुनिएगा एकदम ध्यान से, अगर उस रिलेशन में ए बी भी है बी सी भी है तो एकदम कंफर्म जरूरी से क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देखिए ए बी सी ये सब चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए अगर ए बी भी है बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। कैसे? जैसे ये बी है और ये बी है, इसको काट दीजिए। अगर यहाँ पर टी एस भी रहता, टी टी भी रहता तो इसको आप काट देते,
ठीक है, काट देते हैं, और जो ये बचता मात्र ए और सी, जो पहला वाला पार्टी और अंतिम वाला पार्टी बचेगा, वो हमको एकदम चाहिए ही चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना क्या नहीं होगा। देखिए अभी आप इसको पहले सीखिए कि अगर ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए उस रिलेशन में, ठीक है, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहां तक बात पक्की हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये हम तो सीख लिए ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे होता है। अब सीखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है, ठीक है ना, कब नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास ए बी भी है, ठीक है, बी सी भी है, और किसी कारणवश उस रिलेशन में ए सी नहीं आ रहा है, ठीक है, ए सी नहीं आ रहा है, ए सी नहीं आया, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला स्टेप आपने समझ लिया कि इसमें ट्रांजिटिव हो गया था, कैसे, ए बी बी सी और ए सी हमने पा लिया था कोई भी एक रिलेशन में, और दूसरा हमने देखा था कि ए बी था, बी सी भी था, लेकिन हमको ए सी मिल भी नहीं किया, ठीक है ना, तब तो हम देख लिए थे कि वो नहीं होगा ट्रांजिटिव। अब एक और केस देखते हैं, लास्ट केस है, बस तीनों केस आप समझ लीजिएगा तो आपका ट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कंफर्म, ठीक है। तो तीसरा कौन केस है, अगर मान लीजिए बाई चांस कि ए बी सिर्फ आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ ए बी दिया हुआ है, तब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और सब बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, यानी कि आर से मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी है आपके पास, बी सी नहीं है, कोई कारणवश बी सी जो है गायब है, नहीं है वो, तो क्या ए सी भी नहीं है, कुछ मतलब कि सिर्फ आपके पास ए बी मौजूद है, ठीक है, तब क्या वो ट्रांजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे क्या कि जरूर से वो ट्रांजिटिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा बात को दोस्तों, नियम ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ए बी है, ठीक है ना, सिर्फ ए बी ही है और बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, जब आपके पास ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, तब वो केस आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो आ गया होगा समझ में आपको। तो इसको इस तरह से लिखिए देखिएगा, जैसे इफ लिखा हमने, ये तो कुछ कुछ आपने समझा होगा, अभी और एकदम गहराई से उसको समझेंगे, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी भी जो है बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो एकदम रहना चाहिए आपके पास क्या, ए सी भी रहना चाहिए, ए सी भी रहना चाहिए, तब वो केस ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज आ गया समझ में। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप, जो है बना करके मान लीजिए लिख ही देते हैं इसको, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आगे ए सी नहीं आ पा रहा है, यानी कि इसको काटिएगा तो क्या बचेगा, ए सी ही ना बचेगा। आप एक्स वाई जेड या टी जेड इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी दोस्तों, सॉरी एक्स वाई वाई जेड इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई वाई कट जाएगा और एक्स और जेड चाहिए होगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं या आप लिख सकते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या हम बोल रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी आया ही नहीं, तो हम इसको नॉन ट्रांजिटिव कहेंगे, ओके, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब सपोज डैट यही वाला केस हम लिख रहे हैं कि अगर सिर्फ आपके पास मात्र ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव होने का कब कारण नहीं होता है, जब ये केस यानी कि ए बी है आपके पास, बी सी है और ए सी नहीं है, तब होता है ऐसा। अब ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करेंगे ना, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वही सबसे मेन है, ये तो बेस था आपका। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज डैट हमने एक सेट लिया, ध्यान से देखिएगा, सेट में एलिमेंट लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और इसका क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इससे ऑर्डर्ड पेयर पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी चीज है। अब तो 1 3
2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसमें से ऐसा करते हैं कि इसमें अब जानते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे देखिए, ये आप बात याद रखिएगा कि इसमें तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ही, एकदम पक्का है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स रहता है। ठीक है, इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड रहता है। तो पहचानेंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मान के चलिए कि यहां से 1 1 से शुरुआत नहीं करते हैं, यहां से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने मान लिया 1 2, 1 क्या है कि A है, ध्यान से समझिएगा। 1 क्या है कि A है, और 2 जो है हमने यहां पर B मान लिया है। तो हमने आपको क्या बताया था कि भाई AB और BC, तो अब हम लोग को BC खोजना है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि B का जो वैल्यू है वो 2 है। तो चलिए कहीं खोजते हैं 2। तो 2 से शुरू किया हमने यहाँ पर, मान लीजिए यही है। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये हमने इसको B मान लिया और इसको हमने C मान लिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना दोस्तों कि B और B काट दीजिएगा तो बचेगा AC। तो A का वैल्यू 1 है और C का भी वैल्यू 1 है। तो आप खोजिए कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी कि एक तरह से ये भी रिलेशन है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में आपको खोजना है कि कहाँ है हमारे पास 1 और 1। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 1 और 1 मिल गया है, हमने यहाँ पर खोज लिया है 1 और 1। ठीक है, अगर सपोज डेट मानते कि 1 2 इसको मान लेते और इधर इसको मान लेते B और इसको मान लेते C, तो क्या होता कि B और ये B कट जाता, यानी कि 2 2 कट जाता और बचता कितना 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पर हमको मिल जाता ना, आ रहा है ना समझ में। तो इसी तरह से आप और भी चीज को खोज सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि 4 5 6 तो रिलेशन लिखते हैं, रैंडमली उठा लेते हैं इसमें से कोई भी, और उस रिलेशन में क्या करेंगे कि कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो हम लोग पढ़े हैं अभी, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सबको एक जगह रखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन क्या है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं ट्रांजिटिव, तो उसको पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा है। इससे